मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को कृतिका पढ़ा रही हूँ। कृतिका में ये चैप्टर 2 है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है इस जल पढ़ने में वो आपको नहीं पढ़ना, वो आपके सिलेबस में सिर्फ पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए हम चैप्टर 2 जो है मेरे संग की औरतें, जो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है कहानी है, इसे मैं पढ़ा रही हूँ। पहले मृदुला गर्ग के बारे में देखिए, उनकी थोड़ा पहले मृदुला गर्ग के बारे में उनका परिचय मैं दे देती हूँ। देखिए हिंदी साहित्य की कहानीकार में मृदुला गर्ग का नाम जो है वह बहुत ही मतलब कि अच्छे से लिया जाता है और मतलब बहुत जानी मानी साहित्यकार रह चुकी है। उन्होंने उनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था और उसके बाद में वे वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र से एमए की पढ़ाई की। उसके बाद वह बहुत विभिन्न स्थानों का उन्होंने भ्रमण भी किया और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य से जुड़ गई। लेखन कार्य से जुड़ने के बाद में उन्होंने बहुत सारी कहानियों की रचना की, जैसे उनके हिस्से की धूप या फिर चितकोबरा, कठपुतला, ये सारी रचनाओं का भी उन्होंने निर्माण किया। अब देखिए मेरे संग की औरतें, इस कहानी में देखिए लेखिका क्या कहती है। इस कहानी में लेखिका का कहना कि मेरे संग की औरतें, यानी लेखिका अपनी तरह की जो भी उनके घर में जो भी औरतें थी उनके जीवन से जुड़ी हुई या उनका जीवन कैसा था या फिर किस तरह से परंपरावादी नियमों के अनुसार वह ढली हुई थी, उन सब के बारे में लेखिका इस कहानी में बताती है। पहले तो सबसे पहले लेखिका जो है अपनी नानी से शुरू करती है। उनका माना तो हमने देखा नहीं है, लेकिन अपनी माँ से सुना करती थी कि उनकी नानी परंपरावादी और वह पर्दानशील थी। मतलब यहाँ होता है पर्दा में रहने वाली स्त्री। देखिए जो कुछ कठिन शब्द जो लगे उसका मैं शब्दार्थ यहाँ लिख चुकी हूँ, आप इसे नोट कर। तो देखिए पर्दा में रहने वाली औरतें, और वह अपनी पुराने रीति रिवाज एवं मतलब से घुली मिली थी। अपने घर में रहना, घर के काम काज से में लगे रहना। उनके पति जो थे वह बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने की थी विदेश में जाकर। वह एक बैरिस्टर थे और वो बिल्कुल विदेशी शान शौकत से रहते थे, सूट वगैरह पहनकर। वह उनका बिल्कुल रहन सहन जो था वह विदेशी था, लेकिन फिर भी उनकी नानी को इस बात का कोई भी उनके पति के हाव भाव रहन सहन से उसके नानी के जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह अपना जीवन जो है बिल्कुल अलग तरीके से जीती थी। इसलिए वह अंतिम समय तक और उनके पति ने कभी भी अपने जीवन का, अपने रहन सहन का अपनी पत्नी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया। जीवन के अंतिम समय में जो स्त्री कभी भी किसी पराये पुरुष से बात नहीं करती थी, वह जीवन के अंतिम समय में अपनी बेटी की शादी का जब समय आता है तो वह अपने पति के मित्र को बुलाती है। उनका लेखिका का कहना है कि जो स्त्री कभी किसी पुरुष से, कभी किसी पराये पुरुष से बात की, आज ऐसा क्या हो गया कि वह अपने पति के मित्र को बुलाती है। और उनके पति के मित्र जो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनसे एक मतलब की बाधा लेती है, कहती है कि मेरी बेटी की शादी आप ही किसी स्वतंत्रता सेनानी से कर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पति तो विलायती रहन सहन में जीते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि साहब की तरह रहने वाले किसी कोई भी अंग्रेजी फरमादार से मेरी बेटी की शादी हो। ऐसा कहकर मर जाती है। उसके बाद में लेखिका की माँ, जो वह भी मतलब कि ऐसे तो वह बहुत ही कोमल, बहुत नजाकत वाली स्त्री थी, लेकिन उन्हें घर के काम काज से कोई मतलब नहीं था। उनके लेखिका के पिता वह स्वतंत्रता सेनानी थे बस, लेकिन घर में एक पैसा भी जो था, एक पैसा भी कोई पुश्तैनी कमाई नहीं थी, जिसके कारण घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उनकी माँ को खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी जो काफी भारी होता था। एक खादी की साड़ी और नहीं संभाल पाती थी तो वह घर को कैसे संभाल पाएगी। जिस तरह से भारतीय स्त्री होती है, जो वह अपने पति, अपने बच्चे में ही बिल्कुल मतलब लिप्त होती है, बच्चों को खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, उसकी पालन पोषण करना, अपने पति की देखभाल करना, इन सब चीजों से बिल्कुल उनकी माँ अनभिज्ञ थी। वह एक मतलब कि भारतीय होते हुए भी भारतीय स्त्रियों की रहन सहन बिल्कुल नहीं थी।
शौक था सिर्फ किताबें पढ़ना, और घर में वह चुपचाप अपने ही रूम में रहती थी। सुनने के बाद भी वह किसी से कुछ भी नहीं कहती उनमें, लेकिन एक उनमें बहुत अच्छी आदत थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलती, और किसी की गोपनीय बातों को वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं करती थी। उनके इसी व्यवहार के कारण वह समाज में या फिर अपने घर में वह सभी लोगों के सामने वह प्रशंसा का पात्र बनी रही, क्योंकि कभी भी घर में भी बहुत तरह की बातें होती थी, लेकिन वह किसी की बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करती और कभी झूठ नहीं बोलती थी। उनके लेखिका के घर में बिल्कुल आजाद ख्याल के लोग थे। सभी लोग वहां पर इतनी स्वतंत्रता थी कि एक के बारे में दूसरे को कोई मतलब नहीं होता था। वह सभी जो थे बिल्कुल स्वतंत्र थे। इस तरह से लेखिका जो है, लेखिका के घर में एक उनकी परदादी भी थी जो लिंग से बिल्कुल कर थी। लोग कहते थे कि इस बुढ़िया की लिंग जो है वह ऊपर भगवान से जुड़ी हुई है, और वह जो भी मन्नत मांगती है वह तुरंत पूरी हो जाती है। जैसे कि लेखिका की माँ को मतलब कि जब पहले बच्चे को जब वो जन्म देने वाली थी तो उनकी परदादी ने जाकर और भगवान से वह यह मन्नत मांगी कि मेरे घर में पहले बच्चे में बेटी की ही जन्म हो। जो जबकि हमारे भारत देश में लोग बेटे की कामना करते हैं, और वह जो है कहती है कि नहीं बेटी की ही मतलब कि जन्म हो, जिसके कारण कहते हैं लोग जो है यह बात सुनकर सभी अवाक रह जाते हैं। उसके बाद देखिए एक दिन ऐसा होता है कि उनके घर में एक चोर आता है। सभी लोग, घर के सभी लोग जो थे वह बारात में, किसी के घर में शादी थी जो बारात में चले गए थे, घर में अचानक चोर प्रवेश करता है और आने के बाद वह सीधे दादी की ही कमरे में चला जाता है। दादी के कमरे में जाने के बाद में दादी को जैसे ही किसी की आहट पता चलती है, दादी कहती है कि बेटा जरा मुझे पानी पिला दे। वह चोर कहता है मैं तो चोर हूँ। फिर भी दादी कहती तू चोर होगा लेकिन मुझे पहले पानी पिला दे। लोटा उठा और कुएं से भरकर पानी लाके मुझे पिला दे। जब फिर भी चोर क्या करता है, लोटा लेकर जाकर उन्हें पानी लेकर आता है कुएं से। पानी उस पानी में से, लोटे के पानी से आधा पानी वह खुद पी लेती है और आधा पानी उस चोर को पिला देती है, और कहती आज से हम और तुम माँ और बेटे हुए। एक लोटे से हम दोनों ने पानी पिया तो हम लोग माँ और बेटे हो गए। अब आज के बाद से तू चोरी कर या खेती। उनके इस व्यवहार से चोर जो है वह चोरी छोड़कर वह खेती करने लगता है। वह भी अपने मतलब कि गलत कामों को छोड़ देता है। इस तरह से उनकी दादी थी। लेखिका 4 बहन थी। चारों बहन जो थी वह लेखन कार्य से जुड़ी हुई थी। उनकी एक बहन चित्रा जो थी वह बिल्कुल आजाद ख्याल की थी। वह भी हिंदी में लेखन कार्य करती थी, लेकिन वह बिल्कुल आजाद ख्याल की थी। वह अपनी जीवन जो है वह अपने तरह जीना चाहती थी। उसे ये भी परवाह नहीं होता था कि हमारा समाज, दुनिया या कोई भी लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वह बिल्कुल अपने ही वह बिल्कुल अपने धुन की पक्की थी। जो वह चाहती थी वही करती थी। उसका मानना था कि लोग जो है मैट्रिक कर या फिर IAM BM पढ़कर क्या कर सकते हैं, लेकिन पिताजी के कहने पर उन्होंने जबरदस्ती परीक्षा पास किया। वह परीक्षा देना नहीं चाहती थी। उनका यही मानना था कि परीक्षा देने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इस तरह से हम इस कहानी में देखते हैं कि लेखिका के घर में जितनी भी औरतें थी वह सभी जो है थी वह मतलब बिल्कुल परंपराओं से जुड़ी और सबकी बिल्कुल आजाद ख्याल की थी। लेखिका जो थी जब वह मतलब कि विवाह के बाद में अपने वह यहाँ से कर्नाटक जाती है। कर्नाटक में जाने के बाद में उनके छोटे छोटे बच्चे थे, और जब वह पढ़ने के लिए वहाँ पर एक भी स्कूल नहीं था तो वहाँ पर वह जाकर क्रिश्चियन मिशन से जाकर वह स्कूल खुलवाने की अपील करती है। लेकिन क्रिश्चियन मिशन जो है, ईसाई धर्म वाले जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि स्कूल खोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कर्नाटक में ईसाइयों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए वह स्कूल नहीं खोलना चाहते। और लेखिका से इस मतलब कि वह एक वादा लेना चाहते हैं कि आप पहले इस बात की कसम खाइए कि अगर जब मैं स्कूल खोलूँ तो हमारा स्कूल जो 100 वर्षों तक चलता रहे। लेखिका ने कहा कि
100 वर्षों तक स्कूल चलेगा या नहीं, इस बात की मैं कसम कैसे खा सकती हूँ। इसलिए लेखिका ने उस चीज को छोड़ दिया। उसके बाद वह लेखिका स्वयं सीमेंट फैक्ट्री वालों से वह आर्थिक मदद मांगती है और स्वयं की एक स्कूल खोलती है, जिसमें वह कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश 3 भाषाओं को वह स्वयं पढ़ाती हैं। यहाँ तक कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके घर जाकर भी पढ़ाती है। और इस तरह से वह जो है बच्चों की शिक्षा में भी विशेष रूप से योगदान देती है। कहते हैं कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और उस चीज को लेखिका जो है वह अपने बलबूते पर वह इस चीज को वह साबित करके ही दम लेती है। वह स्कूल चलाती है, बच्चों को पढ़ाती है, और उन्हें, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी वह आगे बढ़ेंगे, और बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, और भविष्य का विकास तभी होगा जब वहाँ शिक्षा होगा। इस तरह से इस पूरी कहानी में लेखिका जो है वह अपने जैसे औरतों के बारे में बताती है, शिक्षा से संबंधित बताती है, और वह हमेशा यही कहती है कि औरतें जो हैं वह बिल्कुल कमजोर तो होती हैं, लेकिन उन्हें भी जीने का हक है, वह भी स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकती है तथा स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकती है। देखिए, मैं कहानी तो आपको समझा चुकी। अब इसके बाद देखिए, इससे पहले भी मैं क्षितिज से एक चैप्टर समझाती हूँ। आप जितना भी मैं शब्दार्थ लिखवाती हूँ या क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के माध्यम से आपके पास में जा ही रहा है, तो सभी क्वेश्चन आंसर को आप फेयर कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ अक्षर में लिखें, ताकि स्कूल खुलने के बाद पूरे अच्छी तरह से कॉपी की जांच होगी और आप परीक्षा की तैयारी भी करेंगे उसी से, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आपकी परीक्षाएं भी होंगी।